छात्राओं, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के यूनिट नंबर 4 का एक क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। समुद्रगुप्त का प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह एक महान विजेता और पराक्रमी शासक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध रहा, विख्यात रहा। इस कारण उसे विद्वानों ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा प्रदान की। यह कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने गुप्त वैभव लक्ष्मी को स्थापित किया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी राजसभा में जब अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो सभा में हर्ष का माहौल क्रिएट हुआ, हर्ष का माहौल बना। हालांकि काच और अन्य समुद्रगुप्त के जो भाई थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन समुद्रगुप्त ने अपनी शक्ति के बलबूते पर काच और अन्य भाइयों पर नियंत्रण स्थापित किया और पिता की मृत्यु के बाद गुप्त वैभव लक्ष्मी को अपने हाथों में केंद्रित किया। समुद्रगुप्त ने 330 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया और समुद्रगुप्त की संपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी हमें हरिसेन द्वारा स्थापित किया गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ज्ञात होता है। हरिसेन उसका राज दरबारी भी था। एक कवि के रूप में हरिसेन की ख्याति गुप्त काल में रही है। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने किस तरीके से विजय हासिल की। तो विजयों के क्रम में सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त की विजय का मतलब उत्तरी भारतीय क्षेत्र की विजय, जहां समुद्रगुप्त ने प्राप्त की। समुद्रगुप्त ने 2 चरणों में यहां विजय प्राप्त की। प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, कोतुकल और नागदत्त पर विजय प्राप्त की और उसके बाद सेकंड फेज में रुद्रदेव, मतिल, नंदी और बलवर्मन पर अधिकार किया। समुद्रगुप्त के द्वारा जब उत्तरी भारतीय क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली गई, उससे समुद्रगुप्त को अपने शक्ति पर विश्वास बढ़ा। साथ ही साथ उसने अपने बलबूते पर एक सुदृढ़ शासन की जो नींव उसके पिता के द्वारा रखी गई थी, उसमें उसने विस्तार करके यह सिद्ध किया कि वह साम्राज्य विस्तारक के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता है। दूसरा जो विजयों का अभियान हुआ, उसमें 8 राज्यों पर विजय का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने से पहले उसने 8 राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी समझा। ये 8 राज्य जो रहे उसे जंगली क्षेत्र का नाम भी दिया जाता है और इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने से समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारतीय क्षेत्र में विजय अभियान चलाने में थोड़ी सी सहूलियत महसूस की, या कह सकते हैं इजी वे में वो आसानी से दक्षिण भारतीय का अभियान चला सकता था। दक्षिण भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत समुद्रगुप्त ने 3 प्रकार की नीति का अवलंबन किया। छात्राओं, ये आपको अच्छी तरह ध्यान देना है कि समुद्रगुप्त ने जो है वह दक्षिण भारतीय नीति का जो अवलंबन किया वह उत्तरी भारतीय या अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की उससे बिल्कुल अलग नजर आती है। उसने 3 प्रकार की नीति अवलंबित की। एक तो ग्रहण करने की, दूसरी है मोक्ष और तीसरी है अनुग्रह। ग्रहण का मतलब क्या हुआ? जहां पर युद्ध करके उसको सीधा अपने साम्राज्य में मिलाना। दूसरा है मोक्ष, मतलब युद्ध करने के बाद, पराजित करने के बाद उनके राज्यों को उनको वापस सपुर्द करके उनको मोक्ष प्रदान करना। और तीसरा है अनुग्रह, स्वयं राजाओं के द्वारा समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करना। तो 3 प्रकार की नीति हमें दक्षिणी भारतीय अभियान में दिखाई देती है। दक्षिण भारत के जो राजाओं का और उनके राज्यों का उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति में ज्ञात होता है वो हमें इस प्रकार है। एक तो है कौशल का महेंद्र, दूसरा है महाकांतार का व्याघ्रराज, तीसरा है कौराल का मंटराज, चौथा है पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, 5वां है कोटुम का स्वामीदत्त, 6ठा है एरंडपली का दमन, 7वां है कांची का विष्णुगोप, 8वां है अवमुक्त का नीलराज, फिर है वेगी का हस्तिवर्मन, फिर है देवराष्ट्र का कुबेर, फिर है पालक का उग्रसेन और फिर अंत में कौस्थलपुर का धनंजय। ये हमारे सामने जो है वह सूची अपन को प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होती है।
इसका मतलब यह हुआ कि समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारतीय क्षेत्र, मध्य भारत के अतिरिक्त दक्षिण भारतीय क्षेत्र तक अपना विजय अभियान चलाया और उसमें उसने सफलता हासिल करके गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार लगातार करता चला गया। उसके बाद जो चौथा पॉइंट उभर कर आता है वह है सीमावर्ती राज्यों पर विजय प्राप्त करना। समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्यों पर भी विजय प्राप्त की, जिसमें मुख्य रूप से समतट, दवाक और कामरूप का नाम हमारे सामने उभर कर आता है। छात्राओं ध्यान देना, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त की विजय, आर्टिकों पर विजय और दक्षिण भारतीय विजय अभियान के बाद सीमावर्ती राज्यों पर विजय प्राप्त की और उसके अलावा समुद्रगुप्त ने गणराज्यों पर भी विजय प्राप्त की। वे क्षेत्र जहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वहां पर क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि जो शासन संचालित करते थे, उन पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। ऐसे गणराज्य कौन कौन से थे? छात्रों अच्छी तरह ध्यान देना। मालव, योधेव, अर्जुनायन, क्या कह सकते हैं अपन, आभीर, प्राजुन, शनकानिक और एक और है कनक। ये गणराज्य जो थे, इन पर समुद्रगुप्त ने अपनी विजय प्राप्त करके साम्राज्य का सीमाओं का विस्तार किया। तो राजतंत्रात्मक क्षेत्र जो थे, उसके अलावा गणराज्यों पर भी उसने विजय प्राप्त की। इनके अतिरिक्त विदेशी क्षेत्रों पर भी समुद्रगुप्त ने अपना प्रभाव स्थापित किया। अधिकांश क्षेत्रों में अपने दूत भेजकर उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, या स्वयं सीमावर्ती क्षेत्रों से आगे जो विदेशी क्षेत्र जो रहे हैं वहां से वे अपना दूत भेजकर समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने के लिए आतुर दिखाई दिए। ऐसा उल्लेख भी हमको प्रयाग प्रस्तुति से स्पष्ट ज्ञात होता है। अगर हम मूल्यांकनात्मक दृष्टि से यदि चर्चा करें तो यह कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त न केवल एक विजेता है, बल्कि वह एक प्रशासक भी कहा जा सकता है। और छात्राओं ध्यान देना, उसकी विजयों को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि वह एक श्रेष्ठ सम्राट के रूप में स्थापित हो चुका है। उसकी विजयों का आंकलन करके ही स्मिथ महोदय ने उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त ने न केवल विजय प्राप्त की, बल्कि एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया, सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को भी कायम किया, जिसके द्वारा वह पूरे विस्तृत क्षेत्र पर आसानी से शासन संचालित कर सका। इसके अलावा समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। उसकी मुद्राओं पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब ललित कलाओं में भी उसकी रुचि रही है, ऐसा आपको उल्लेख मिलता है। अंत में मैं छात्राओं यही कहूंगा, समुद्रगुप्त ने जो भी उपलब्धियां हासिल की, जो भी अचीवमेंट्स हासिल किए, उसकी जानकारी देने का सोर्स हमारे सामने अगर कोई है तो वह प्रयाग प्रशस्ति है। धन्यवाद।